राज्य की प्रकृति अध्ययन बिंदु के प्रथम भाग में हमने राज्य की प्रकृति के उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या की। अब हम इसके अगले भाग में भाग दो में राज्य की उत्पत्ति के शेष जो दो और सिद्धांत हैं, मार्क्सवादी और गांधीवादी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगले क्रम में अगर हम चलें तो राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसकी बात कर लेते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य जो समर्थक हैं उसमें कार्ल मार्क्स हैं और उनके जो साथी थे एंजेल्स के द्वारा एक बुक लिखी गई, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली, यानी राज्य, परिवार और निजी संपत्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। और इस किताब में राज्य की प्रकृति के मार्क्सवादी सिद्धांत की बहुत बेहतरीन व्याख्या की गई है। इसमें एंजेल्स लिखते हैं कि सबसे पहले निजी संपत्ति का उदय हुआ। निजी संपत्ति पर चूंकि पिता का अधिकार था, इस कारण से वहाँ से लैंगिक भेदभाव का प्रचलन शुरू हुआ और उसी क्रम में आगे राज्य की स्थापना हुई। इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि राज्य वर्ग विभाजन का परिणाम है। आदिकालीन साम्यवादी अवस्था जैसा कि मार्क्स कल्पना करते हैं उसमें सभी वर्ग समान थे, किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं था, तो वहाँ राज्य की आवश्यकता भी नहीं थी, राज्य विहीन अवस्था थी। जैसे ही निजी संपत्ति का उदय हुआ तो निजी संपत्ति पर अधिकार के आधार पर राज्य दो वर्गों में बंट गया, हैव एंड हैव नॉट। जिनके पास संपत्ति थी वो हैव, और जिनके पास नहीं थी, जो सर्वहारा वर्ग था, हैव नॉट। और इसी वर्ग विभाजन का परिणाम राज्य की उत्पत्ति के रूप में हुआ, क्योंकि जो साधन संपन्न बुर्जुआ वर्ग था वो संख्या में कम लेकिन धन संपदा के मामले में संपन्न था। उसे अपने धन की रक्षा के लिए राज्य रूपी एक संस्था की आवश्यकता थी, तो उसने राज्य का निर्माण किया। और यह वर्ग विशेष के हित साधने का यंत्र है। चूंकि बुर्जुआ वर्ग ने राज्य का निर्माण किया है तो वो उसी के हित की साधना करता रहता है। राज्य अधिरचना का हिस्सा है। मार्क्सवाद के अंतर्गत हमने पढ़ा कि एक तो होता है आधार, तो आर्थिक जो गतिविधियां होती है वो आधार होती है, नींव होती है, और उन पे टिकी हुई होती है अधिरचना, जो अपने मकान का ऊपरी हिस्सा होता है वो अधिरचना होती है। तो मार्क्स और एंजेल्स के अनुसार आर्थिक जो पद्धतियां हैं वो आधार है, और उन पे टिका हुआ जो ढांचा है राज्य राजनीतिक व्यवस्था वो अधिरचना है। जैसे ही नींव में परिवर्तन होगा, आर्थिक उत्पादन प्रणाली बदलेगी, राज्य का स्वरूप भी चेंज हो जाएगा। राज्य अनावश्यक है, चूंकि यह शोषण का यंत्र है इसलिए इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो राज्य को अनिवार्य संस्था नहीं मानता, बल्कि एक शोषण का यंत्र, अनावश्यक संस्था मानता है, जिसका लुप्त होना सभी के लिए श्रेयस्कर है। इसीलिए मार्क्स के द्वारा जो छठी अवस्था बताई गई थी, राज्य विहीन अवस्था, उसमें राज्य की विलुप्ति का स्वप्न देखा गया, हालांकि वो सार्थक नहीं हो पाई। राज्य धनी अल्पसंख्यक वर्ग का हित पोषक है, क्योंकि यह बुर्जुआ वर्ग का हित पोषण करता है। अब इस सिद्धांत की अगर हम आलोचना करें तो सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये सिद्धांत राज्य को अनावश्यक और शोषण का यंत्र मात्र मानता है, जबकि विगत 3 शताब्दियों का इतिहास गवाह है कि राज्य शोषण का यंत्र मात्र न होकर लोक कल्याण का साधन भी है। आज भी हम देखते हैं कि चाहे पूंजीवादी देश हो, चाहे समाजवादी देश हो, चाहे साम्यवादी देश हो, राज्य के द्वारा अपने सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका फ़ायदा बहुत से लोग उठा रहे हैं। तो ऐसा हम कदापि नहीं कह सकते कि राज्य केवल शोषण का यंत्र मात्र है। दूसरा, राज्य की विलुप्ति का जो विचार है,
खुद साम्यवादी देशों में लागू नहीं हो पाया। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि राज्य को लुप्त कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। यहाँ हमें मानना ही पड़ेगा कि राज्य चाहे भले के लिए हो लेकिन या बुरे के लिए हो, लेकिन अनिवार्य संस्था है जिसे लुप्त नहीं किया जा सकता। अब इस सिद्धांत की जो देन कह सकते हैं, सबसे बढ़िया देन यह है कि इस सिद्धांत ने सबसे पहले राज्य के जो नकारात्मक स्वरूप है उसको हमारे सामने रखा कि राज्य के द्वारा शक्ति का केंद्रीकरण होने पर कमजोर वर्ग का शोषण भी हो सकता है। और उसके बाद ही पूंजीवादी देशों में धीरे धीरे ये प्रथा पनपी कि जो सबसे हीनतम अवस्था में लोग हैं उनके कल्याण के लिए राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। अब अगले क्रम में हम चलते हैं। राज्य का जो प्रकृति का सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत। इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी को माना जाता है। एक तरह से ये राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत का कुछ परिवर्तित रूप है। इसकी सबसे पहली जो मान्यता है कि राज्य हिंसा का यंत्र है, यानी यह स्वीकार करता है कि राज्य के अंदर हिंसा का समावेश है, लेकिन मानव जीवन हेतु आवश्यक भी है। यानी उदारवाद की इस विशेषता को भी ये अपनाता है कि राज्य आवश्यक है, साथ में साम्यवाद की इस अवस्था को भी ये अपनाता है कि राज्य हिंसा का यंत्र है, और इसलिए राज्य के पास शक्तियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। अल्पतम राज्य की अवधारणा कि राज्य के पास अगर शक्तियां कम से कम होगी तो राज्य हिंसा का कम से कम उपयोग कर पाएगा और उससे नुकसान की संभावना भी कम से कम रहेगी। शक्ति का विकेंद्रीकरण राज्य को सीमित करेगा और इसके लिए ग्राम स्वराज्य की अवधारणा सबसे बेहतरीन तरीका है। राज्य अंतरात्मा की आवाज से उठती नैतिक चुनौतियों से भी परिसीमित है। राज्य पर शक्ति के विकेंद्रीकरण के द्वारा तो अंकुश लगाया ही जाएगा, साथ ही साथ अंतरात्मा की आवाज भी राज्य की शक्तियों को सीमित करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अधिकारों पर यह विश्वास करता है और राज्य को समाज के अधीन मानता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि महात्मा गांधी ने कई जगह पे राज्य को हिंसा का यंत्र मानते हुए अराजकता या अराजकवाद जो अवधारणा है उसके समर्थन में कुछ अस्पष्ट विचार दिए हैं, लेकिन कई जगह वो राज्य को आवश्यक भी मानते हैं। तो यहाँ यह विचारधारा का जो अस्पष्ट स्वरूप है ये जरूर आलोचना का विषय हो सकता है। बाकी इन दोनों सिद्धांतों की तुलना में गांधीवादी सिद्धांत बहुत अधिक संतुलित, व्यवस्थित और कारगर है।